अभी तो लग रहा है कि न्यायपालिका अपने कर्तव्य का निभाना बहुत अच्छे से कर रही है और जी। न्यायपालिका अगर ऐसे ही चलती रही तो विश्वास कीजिए कि हमारे भारतीय संविधान बच जाएगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा और जिन मूल्यों को बाबा साहब ने रखा था वो समाज में आने की पूरी उम्मीद है, ऐसा मैं कहता हूँ। जनता कब तक ये सहेगी लोकतंत्र के मूल्यों का हनन, नैतिकता का अधोपतन। अब इतनी जगह ऑपरेशन कमल हुए, गोवा से शुरुआत हुई और ऐसे ऐसे राज्यों में जहां उनके एक या दो एमएलए थे वहां भी उन्होंने सरकारें बना ली। अब एक सीमा के बाद तो जनता भी इस बात को देख रही है, ये कैसी हम्म। पार्टी है जहां उसका कोई वर्चस्व नहीं है और वहां वो सरकार बना रही है। तो ये मामला मेरे ख्याल से नैतिकता को भले ही एक ये कह सकते हैं कि नैतिकता का आखिर में राजनीति में क्या उपयोग, ऐसा वो सोच सकते हैं। पर हम्म। जनता के दिल में कहीं तो ये बात रहती है कि ये जी कुछ जी। अनैतिक काम हो रहा है और मौका देने पर वो उसका जवाब देगी। एक बार जब ये उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने तो एक बहुत ऊंचा नैतिक आधार बनाया, उसके आधार पे उन्होंने इस्तीफा दिया। वो अगर इस्तीफा नहीं देते तो आज फिर से उनको मुख्यमंत्री के रूप में बहाली हो जाती, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मुख्य रूप से अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाए तो मुख्य बात यह है रतनलाल कि एक नैतिक रूप से जो महाविकास आघाड़ी है ये उसकी विजय हुई है। और यहाँ एक बहुत नारा लोकप्रिय हुआ था, 50 खोके ओके ओके, या खोका कहते हैं 1 करोड़ को। हाँ ठीक है, हाँ। तो इसके आधार पे उनकी मजाक भी उड़ाई जाती थी। पर जी। गलती ये हुई कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि पहले तो बताया कि जो गवर्नर थे, गवर्नर पूरी तौर से बीजेपी के नेता थे, गवर्नर कम और बीजेपी के नेता ज्यादा थे। लगातार उनके जो भी एक के बाद एक फैसले आते थे वो बीजेपी को माफिक हो, इसी प्रकार से वो काम करते थे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। ये लाइव शो है। लाइव शो में आप सबका स्वागत है। मसला ही कुछ ऐसा था जिस विषय पर आपसे लाइव शो में बातचीत की जाए, और मसला है सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण निर्णयों का। एक दिल्ली सरकार में एलजी की भूमिका को लेकर आया है, और एक महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल पिछले 1 साल से चल रहा था उस पर आया है। मिला जुलाकर ये कहा जाए तो दिल्ली में जो एलजी की भूमिका है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दी गई। जैसे राज्यपाल होते हैं उसी तरीके से अब दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एक राज्यपाल की तरफ की भूमिका में रहेंगे, और और एक तरह से रबर स्टाम्प केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। दिल्ली के जितने महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, एक चुनी हुई लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनी हुई सरकार है, ऑफिसर का ट्रांसफर पोस्टिंग हो, तह तमाम मसले हो, दिल्ली सरकार अब अपने हिसाब से निर्णय करेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, केजरीवाल की जय जय विजय है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान चला था उस घमासान को आपने देखा ही है, और आज सुप्रीम कोर्ट में उस पर एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आया है। निर्णय ये है कि जो राज्यपाल की भूमिका है बहुत ही संदिग्ध, वो संवैधानिक नहीं थी। दूसरा, चीफ व्हिप की नियुक्ति का मामला। तीसरा, विधायक का डिस्क्वालिफिकेशन। और चौथा, जिसकी चर्चा पिछले एपिसोड में हमने किया है, नवाब रेबिया मामले का इस्तेमाल और एकनाथ शिंदे का सीएम बनना। 5 जजों की बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच, 5 जजों की बेंच ने फैसला दिया है। नैतिक रूप से उद्धव ठाकरे की जीत हो गई है, लेकिन सियासी जंग में हार गए हैं। 3 महीने तक वहां की सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन इससे क्या इम्प्लीकेशन होगा इन दोनों निर्णयों का भावी राजनीति में, ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ इस एपिसोड में प्रोफेसर राम पुनियानी साहब जुड़े हैं। लगातार आप अम्बेडकर नामा पर सुन रहे हैं, और अभी मुंबई में है, बॉम्बे में रहते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति पर पैनी नजर, दिल्ली की राजनीति पर भी, वैसे पूरे देश की राजनीति पर ही है। कर्नाटक चुनाव पर कल इनसे बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के दो निर्णयों के बारे में इस एपिसोड में चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत है सर, अम्बेडकर नामा। धन्यवाद रतनलाल, धन्यवाद।
इनिशियल बैकग्राउंड मैंने बना दिया है। आप कैसे देखते हैं जी सुप्रीम कोर्ट के इन 2 फैसलों? देखिए, ये पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों दोनों जजमेंट बहुत जी, ही स्वागत योग्य हैं जी, और ये सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्षता को दिखाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जो बीच में एग्जीक्यूटिव यानी सरकार अपना वर्चस्व दिखाती थी और ज्यादातर जो फैसले सरकार के लिए सूटेबल आते थे उसके जी, विरोध में जाकर जजेस पूरी एक निष्पक्षता से संविधान के आधार पर अपने फैसले दे रहे हैं। पहली बात तो जी, ये है, इसमें जो पुराना पैटर्न चले आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जनरली सामान्य तौर से जो केंद्रीय सरकार है उसकी सहमति जिसमें हो ऐसे ही मामलों को लेके आता था, तो उसके विरोध में ये दोनों फैसले हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। दूसरा, जब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तो पूरा जानते हैं कि जो शिंदे सरकार बनी उसमें बहुत बड़ा हेरफेर हुआ था और वो एमएलए जाके 1 डेढ़ महीना तक आसाम में रहे, गुवाहाटी में रहे, मंदिरों में प्रार्थना करते रहे, जो भी करते रहे। और यहाँ एक बहुत नारा लोकप्रिय हुआ था, 50 खोके ओके ओके, या खोका कहते हैं 1 करोड़ को। हाँ, ठीक है, हाँ, तो इसके आधार पे उनकी मजाक भी उड़ाई जाती थी। पर जी, गलती ये हुई कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही तरीके से बताया कि पहले तो बताया कि जो गवर्नर थे, गवर्नर पूरी तौर से बीजेपी के नेता थे। गवर्नर कम और बीजेपी के नेता ज्यादा थे। लगातार उनके जो भी एक के बाद एक फैसले आते थे वो बीजेपी को माफिक हो, इसी प्रकार से वो काम करते थे। और इस मामले में तो उन्होंने अपने निर्णयों की पराकाष्ठा कर दी और पूरे तौर से वो उतर आए बीजेपी को समर्थन करने के लिए। और जैसे जी, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नर को कोई इस प्रकार का अधिकार नहीं था कि वो उस प्रकार से इनको स्वीकृति दें और खास तौर से स्पीकर इस बात को मान ले, चीफ विप की नियुक्ति करे। अब चीफ विप की नियुक्ति अगर स्पीकर करने लग गया तो फिर उस पार्टी का क्या रोल है? वो एक है। हुँ, फिर चीफ विप को स्पीकर को कोई अधिकार नहीं है इन लोगों को ये मान्यता न देने की, और गवर्नर को भी कोई अधिकार नहीं था। बाद में खैर एक बार जब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने तो एक बहुत ऊंचा नैतिक आधार बनाया, उसके आधार पे उन्होंने इस्तीफा दिया। वो अगर इस्तीफा नहीं देते तो आज फिर से उनको मुख्यमंत्री के रूप में बहाली हो जाती, इसमें कोई शंका नहीं है। पर मुख्य रूप से अगर वो मुख्यमंत्री नहीं भी बन पाए तो मुख्य बात यह है रतनलाल कि एक नैतिक रूप से जो महाविकास आघाड़ी है ये उसकी विजय हुई है। और भले ही वो जी, मुख्यमंत्री ना बन सके, आगे आने वाले चुनाव में एक मॉरल हाई ग्राउंड जो नैतिक उच्च स्तर पे वो चलेंगे, उसका उनको जरूर फायदा होगा। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो तो किसी भी तरीके से अपनी सरकारें बनाना चाहती है, ऑपरेशन कमल के नाम पे। फिर जैसे महाराष्ट्र में खोखे की बात की गई, खोखा है ना 1 करोड़, और उसकी बात जी, की गई, 50 खोखे की बात की गई। तो भाजपा का वो रवैया बिल्कुल साफ है। अब जहां तक दिल्ली के जजमेंट का सवाल है, ये भी आप देखिए, दिल्ली में जो भी सरकार हो, सरकार का एग्जीक्यूटिव पर, ब्यूरोक्रेसी पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का यही है कि वो अप्रूवल दे दे, कोई एक आध चीज में उसको लगे ये दुरुस्त करने की जरूरत है तो उसको वापस रेफर कर सकता है। पर ये तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली में जब से आपकी सरकार आई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो हमेशा ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि जैसे पूरी सत्ता उनके पास हो। अब पूरी सत्ता अगर उनके पास है तो फिर चुनाव कराने की क्या जरूरत, सरकार बनाने की क्या जरूरत? ये बात हुँ, है हुँ, कि दिल्ली का जो विशेषता है उसमें पुलिस डिपार्टमेंट, लैंड, ये 2 चीजें खास तौर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, वो एक अलग मामला है। पर बाकी जी, मुद्दों में लेफ्टिनेंट गवर्नर का हस्तक्षेप और राज्य सरकार के निर्णयों को उलट देना, ये पूरी तौर से एक मानसिकता दर्शाती है कि जहां जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, मुख्य रूप से मैं इस बात पे आना चाहता हूँ कि ये दोनों निर्णयों से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी। भारत जैसे हुँ, कहते हैं इट्स यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का महत्व है, इसीलिए तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। तो उसके चलते ये दोनों फैसले यहाँ के जो फेडरल स्ट्रक्चर हैं, संघीय ढांचा है, उसको ये एक मजबूती देंगे।
और निश्चित रूप से आने वाले समय में जनता की जागरूकता को बढ़ाएंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त करके ऑपरेशन कमल के नाम पे सरकारों को गिराती रही है। पिछली बार कर्नाटक में गिराया, फिर मध्य प्रदेश में गिराया, फिर महाराष्ट्र में गिराया, और उसमें जो बातें होती हैं वो इससे पूरा उनका एक प्रकार से एक्सपोज हो जाएंगे। और दिल्ली के मामले में बात क्लियर हो जाएगी कि केंद्रीय सरकार दिल्ली पर इस प्रकार से, दिल्ली सरकार पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से नियंत्रण करना चाहती है वो गलत है। ये बात अभी जनता के नजर में आ जाएगी और इससे एक नया वातावरण निश्चित रूप से खड़ा होगा। सर दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन राज्यों में गवर्नर होते हैं। और जी जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, मैं बात कर रहा हूं पंजाब की, तेलंगाना की और भी राज्यों की, चाहे आप देख लीजिए धनखड़ साहब जब बंगाल में थे, तो किस तरह से हस्तक्षेप होता था। जहां जहां बीजेपी की राज्यों में सरकार नहीं है, वहां गवर्नर जो है जानबूझकर फाइल को अटकाते हैं, फाइल को रोके रखते हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ नहीं? सुप्रीम कोर्ट में ये मसला भी, सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना गवर्नमेंट जी गई, ये मसला भी है कि क्या ये इतना पावर हंगर है कि सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को ताक पर रखकर और गवर्नर के माध्यम से राज्य सरकारों को डिफंक्ट करना चाहती है। तमिलनाडु का भी मसला है, तमिलनाडु का। जी जी। जी देखिए, केरल का मैं आपको बताना चाहता हूँ। मोहम्मद आरिफ जी, जो केरल, भारतीय हाँ। जनता पार्टी की तरफ से हैं, तो उन्होंने तो यूनिवर्सिटीज में हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। वैसी जी भाजपा की नीति है कि यूनिवर्सिटीज में पूरे वाइस चांसलर वो उनकी विचारधारा वाले हों, और उसमें जी। मोहम्मद आरिफ तो उससे भी आगे जाकर वो अपने आप को एक एग्जीक्यूटिव समझ के जगह जगह हस्तक्षेप करने लगे। तो सरकार ने फिर कहा कि यूनिवर्सिटी में जो गवर्नर चांसलर रहता है हम उसका नियम ही हटा देंगे। वेस्ट बंगाल में धनखड़ जो अभी वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, उन्होंने भी वही रोल किया और उसके खिलाफ भी ममता बनर्जी ने बात खड़ी की। पंजाब में भी यही बात हुई। तो मुख्य रूप से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारतीय संविधान के मूल्यों में उतना विश्वास नहीं है, और इसीलिए हम्म उसको एक तरफ से संघीय ढांचा भी पसंद नहीं है। इंडिया एज ए हम्म यूनियन ऑफ द स्टेट को मामला उसको पसंद नहीं है, और अपनी वो अथॉरिटेरियनिज्म जो पूरा एक प्रकार से एक छत्र राज्य को मजबूत करना चाहती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय जो ये आ रहे हैं, इंडेक्स आ रहे हैं, फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स। अब ये सब चीजें तो हम्म। हमारे डेमोक्रेसी के इंडेक्स से हैं। तो जो वीडेम नाम का इंस्टीट्यूट है, उसने भारत की रैंकिंग 80 देशों में से 61 दी है। हम तो कहते हैं हम तो लोकतंत्र के जनक हैं, और हमारा जो लोकतंत्र के इसमें जो गिरता जा रहा है इंडेक्स, ये उसको दर्शाता है। क्योंकि ये पार्टी खास तौर से लोकतंत्र के आत्मा को, लोकतंत्र के मूल्य मुद्दों को कोई महत्व नहीं देती। किसी भी प्रकार से केंद्र का नियंत्रण, पार्टी का नियंत्रण पूरे देश पे अलग अलग प्रकार से हो, ये उसका मुद्दा है। और इसीलिए मैं ये दोनों जजमेंट्स को एक बहुत महत्वपूर्ण मील के पत्थर के रूप में देख रहा हूँ कि वो इस प्रकार की सोच को एक चुनौती देंगे, इस प्रकार की राजनीति को चुनौती देंगे, और जनता में एक प्रकार की जागृति पैदा होगी कि ऐसी ऐसी पार्टी या ऐसी सरकार जो हमारे संविधान को अंदर से कुरेदती है वो हमें मंजूर नहीं है। जी जी जी। सर, आपने राजनीतिक सुचिता की बात की, मोरालिटी की, कि उद्धव ठाकरे एक हाई मोरालिटी के साथ नेक्स्ट चुनाव में जाएंगे। जहां पे मतलब बीजेपी साबुन लेके घूमती रहती है और ऑपरेशन लोटस करती है, आपने कहा ही, उस तरह के राजनीतिक माहौल में इस राजनीतिक मोरालिटी के, पॉलिटिकल मोरालिटी के क्या मायने होंगे? पब्लिक कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, कैसे सोचेगी पब्लिक? देखिए, इसमें मैं एक रोड़ा देखता हूँ। आज बंबई में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने, यानी ये शिंदे गुट ने और भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको अपनी विजय बताया। अब अपनी उनकी मॉरलिटी एक अलग प्रकार की है, मॉरलिटी तो हम्म उनमें है ही नहीं। और इसका एक है कि उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो ढांचा है पार्टी का, प्रचार का, मीडिया पे कंट्रोल का, वो बहुत मजबूत है। पर उसके हम्म बावजूद मुझे लगता है कि अब एक कहते हैं ना कई बार,
पानी जब सिर से ऊपर उठने लगता है तो फिर लोग भी एक अलग प्रकार से विचार करने लगते हैं। तो अभी मामला वैसे ही आ गया है। जैसे आप कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक में भी हम्म। लगता है कि ऊंट करवट बदलेगा, क्योंकि आखिर हम्म। में जनता कब तक ये सहेगी? लोकतंत्र के मूल्यों का हनन, नैतिकता का अधोपतन। अब इतनी जगह ऑपरेशन कमल हुए, गोवा से शुरुआत हुई, और ऐसे ऐसे राज्यों में जहां उनके एक या दो एमएलए थे वहां भी उन्होंने सरकारें बना ली। अब एक सीमा के बाद तो जनता भी इस बात को देख रही है कि ये कैसी हम्म। पार्टी है जहां उसका कोई वर्चस्व नहीं है और वहां वो सरकार बना रही है। तो ये मामला मेरे ख्याल से नैतिकता को, भले ही एक ये कह सकते हैं कि नैतिकता का आखिर में राजनीति में क्या उपयोग, ऐसा वो सोच सकते हैं, पर हम्म। जनता के दिल में कहीं तो ये बात रहती है कि ये जी कुछ जी। अनैतिक काम हो रहा है, और मौका देने पर वो उसका जवाब देगी। अब ये बात और है कि उनका खुद का संगठन बहुत मजबूत है, लाखों कार्यकर्ता हैं, पैसे की कमी नहीं है, और उसके कारण वो चुनाव के क्या परिणाम वो होंगे वो अलग बात है। पर जनता के एक बड़े हिस्से में ये नैतिकता के आधार पे इनके खिलाफ विरोध जरूर होगा, ऐसा मुझे लगता है। मतलब लोग ये समझेंगे कि वंचित अघाड़ी जो सरकार बनी थी, उद्धव ठाकरे जो सीएम बने थे, उनके साथ धोखा हुआ। देखिए, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इसको कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी काफी, जब से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हैं, जनता के बीच में उनके लिए सहानुभूति बढ़ी है। और ये अच्छा। जजमेंट के बाद भी आम लोगों में उनके लिए सहानुभूति का लेवल पहले से उठ रहा है। और वो एक सौम्य व्यक्ति हैं, मिडिल, मध्य, सोच समझ कर बात करते हैं, आक्रामक बात नहीं करते। तो उससे उनका एक इमेज जो अच्छा बना है उसमें और इजाफा होगा। और आगे आने वाले समय में उसलिए ये विकास आघाड़ी, इसको मेरे ख्याल से चुनावी तौर पे फायदा होने की पूरी उम्मीद है। सर, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जब जिस समय बनी थी और उद्धव ठाकरे जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, उस समय के सिचुएशन और अब के सिचुएशन, क्या वो सिचुएशन सेम है या वो अघाड़ी में कुछ टूट फूट, कुछ अलग अलग धुन बजाने की संभावना दिख रही है? क्या वो अघाड़ी इंटैक्ट रहेगा? क्या फ्यूचर है? मुझे तो लगता है कि देखिए, आघाड़ी में एक तो शरद पवार का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जी। दूसरा, उद्धव ठाकरे खुद काफी अनुभव कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर वो गए तो भारतीय जनता हम्म। पार्टी उनको शनै शनै धीरे धीरे उनको उनकी जड़ों को निकल जाए। कुरेद देगी। उद्धव उद्धव ठाकरे का मुख्य यही है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो वो निगले जाएंगे। और हम्म। इसीलिए वो और दूसरी तरफ से कांग्रेस और एनसीपी ये भी चाहते हैं कि यहाँ बीजेपी प्रकार की सरकार ना हो, जो जनता में एक अलग प्रकार की समस्याओं को खड़ी करती है। वो तो आम लोगों के देखने में आ रहा है। इसलिए हम्म। उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति बढ़ना और बाकी लोगों के हम्म। प्रति एक अच्छी भावनाएं रहना, ये उसी का प्रतीक है। जी, आप तो बॉम्बे में हैं अभी, और कई टेलीविजन न्यूज पर आप देखे होंगे, मराठी मानुस के इंटरव्यूज भी देखे होंगे, वहां पे जो लोकल मराठी हैं जी बोल रहे होंगे। जी व्हाट वाज द जी। पीपल्स रिएक्शन? देखिए, ये जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट कह रहे हैं कि हम तो विजयी हुए हैं, मेजोरिटी की विजय होती है। दूसरी तरफ आम लोगों में और इवन सोशल कमेंटेटर्स जो हैं, जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं, ज्यादातर तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है, नैतिकता की बात की है। और हम्म। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट को आग्रह किया है कि वो एक मॉरल, यानी राजनीतिक शुचिता शुचिता को लेकर वो इस्तीफा दे दें और वापस उद्धव की सरकार बन जाए। पर ऐसा जी। राजनीति में होता नहीं है। कोई कोई नैतिकता हम्म। के आधार पर सत्ता छोड़ता नहीं है, वो बात अलग है। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात लिखा है, और मैं कई बार अपने व्याख्यानों में बोल चुका हूँ, कि अगर पॉलिटिकल मोरालिटी नहीं है तो ये संविधान एक अस्थि पंजर है। जो मोरालिटी जी है उसका ब्लड और फ्लैश है। तो वो मुझे दिखता है कि अब धीरे धीरे वो जो है मोरालिटी की बात भारतीय राजनीति में खत्म है। जिस तरह से तोड़ जोड़ से शुरू हुआ, न्यायपालिका भी जिस तरीके से काम की पिछले कई वर्षों में, उस पर आऊंगा, एक आखिरी सवाल लूंगा, लेकिन उसके पहले वहां पे दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एक बार दिखे थे, वो थे प्रकाश अंबेडकर और एम ओवैसी साहब। उन दोनों की भूमिका अब क्या होगी सर महाराष्ट्र की राजनीति
देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहला राजनीतिक उद्देश्य तो होना चाहिए कि विपक्ष के वोट बँटना नहीं चाहिए। बटन है। और जो भी विपक्ष के वोटों को बाँटता है, वो लोकतंत्र के लिए एक तरह से मेरे ख्याल से खतरनाक है, और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को मदद होती है, ऐसी मेरी राय है। और जी। जो आप कह रहे हैं संविधान की बात तभी चल सकती है जब हमारी जुडिशियरी, हमारी न्यायपालिका में चंद्रचूड़ जैसे जजेस हों, जो अपने आप में रेयर बात है। ये तो अब पूरा थोड़ा सब्जेक्टिव मामला भी हो गया है कि पहले कैसे जजमेंट्स आ रहे थे और अभी जजमेंट्स कैसे आ रहे हैं, उनके नेचर में कितना फर्क आ गया है, ये आप देखिए। तो बाबा साहब जो कहते थे, उसमें एक मुख्य मुद्दा था कि हमारा संविधान का जो रक्षक है वो न्यायपालिका है। अगर न्यायपालिका में भी कोई लोग सेंध लगा लेते हैं और ऐसे प्रकार के जजेस आ जाते हैं जो अपने खुद के प्रमोशन को कि भाई मैं यहाँ से रिटायर होके राज्यसभा मिल जाएगी या मैं गवर्नर बन जाऊंगा, इस प्रकार की मानसिकता वाले अगर न्यायाधीश आते हैं, तो फिर वो जो संविधान की शुचिता वो चलने वाली नहीं है। इसमें न्यायपालिका की खुद की एक प्रतिबद्धता संविधान के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है, और उसी के आधार पे हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सकता है। इसको थोड़ा-सा मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ कि जी, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जी, पिछले अगर कुछ वर्षों में देखें, आप चाहे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला हो, ईडब्ल्यूएस का मसला हो, बिल्कुस बाने का मसला हो, तमाम ये मसले हो। तो उस समय जिस तरीके से चाहे महाराष्ट्र का ही मसला हो, जिस तरीके से ऑर्डर्स आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट से, क्या लग रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट अब जिस तरह से राजनीति में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवादी मोड की राजनीति है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रवादी मोड में था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का काम है संविधान की रक्षा करना। न्यायपालिका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वो है संविधान की अपहोल्ड करना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को। मेरा जी। सवाल ये है सर कि क्या पहले जिन जो निर्णय थे पहले, उनको देख के लग रहा था कि राष्ट्रवादी मोड में न्यायपालिका भी है, लेकिन न्यायपालिका अब राष्ट्रवादी मोड से निकलकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोड में आ रही है, ऐसा प्राइमा फेसी लग रहा है? देखिए, अभी तो लग रहा है कि न्यायपालिका अपने कर्तव्य का निभाना बहुत अच्छे से कर रही है, और जी, न्यायपालिका अगर ऐसे ही चलती रही, तो विश्वास कीजिए कि हमारे भारतीय संविधान बच जाएगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, और जिन मूल्यों को बाबा साहब ने रखा था, वो समाज में आने की पूरी उम्मीद है, ऐसा मैं कहता हूँ। और पर ये जी, फिर भी यही है कि वो न्यायपालिका के ऊपर बहुत कुछ आधारित है। हमारे जी, लोकतंत्र की रक्षा न्यायपालिका की शुचिता पर बहुत आधारित है। इस बात जी। शुक्रिया सर और अब आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया इस बात को, लगातार इस इश्यू पे चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों आप देख रहे थे अम्बेडकरनामा खास प्रोग्राम लाइव शो अम्बेडकरनामा ऑन जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग डेली डेली रोल ऑफ एलजी इन डेली एडमिनिस्ट्रेशन और महाराष्ट्र की सियासी संकट पर। देखते रहिए अम्बेडकरनामा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। शुक्रिया। जय। धन्यवाद। छोड़ दूं?